नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। तो ये टॉपिक बेटा बहुत ही आसान है, इसमें कभी भी मार्क्स गंवाना ही नहीं है। देख, एओडी से इस पे क्वेश्चन आएगा तो समझ ले पेपर आसान आया है, क्योंकि एओडी से जो टॉपिक है, दो टॉपिक है जो बहुत सॉलिड टॉपिक है। एक है मैक्सिमा मिनिमा एंड दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। जनरली जो जितने अच्छे क्वेश्चन है वो यही दो टॉपिक से आते हैं। तो अगर इससे अगर क्वेश्चन आ गया, समझो कि बहुत अच्छा किस्मत है। नाउ देखो, जब भी अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले 11th में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर, याद है? चैप्टर याद है? वहां पे स्लोप का कॉन्सेप्ट था, स्लोप निकालने का तरीका। वो तरीका याद है? आपको भी नहीं याद है? आपको सपोज करो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया है। दिस इज अ लाइन। अब ये लाइन पास कर रहा है, सपोज करो पॉइंट ए, और एक आपको पॉइंट बी दिया हुआ है। और ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है x2 कॉमा y2। ठीक है, दिस इज एनी स्ट्रेट लाइन एल। अब एल लाइन है, ये पास कर रहा है इस तरीके से। अब अगर आपको बोला जाए कि इसका आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बाद में बनाओगे। पहले आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर आपको दो चीज दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने ये टेक्निक देखा था। दूसरा टेक्निक जो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव साइड में, मतलब इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा होगा, सपोज करो द एंगल इज थीटा, तो दूसरा तरीका है कि उस थीटा का टैन वैल्यू निकाल लो। अगर आप ये निकाल पाते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना भी नहीं है और इस तरीके से निकालना भी नहीं है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? एओडी। तो हम लोग डेरिवेटिव को यूज करेंगे आगे जाके। लेकिन एक तरीका ये था जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में पढ़ा है। दूसरा, अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका टैन वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है टैन का केस में। ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है। ठीक, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। चलो इसको नोट करो, नोट कर ही लो। अब अपने पास स्लोप का तो पहला आसान सा पॉइंट था, स्लोप आप लोगों ने निकाल लिया। सेकंड, अगर आपसे बोला जाता और पूछा जाता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका आपने स्लोप निकाला है, सेकंड पॉइंट आपसे ये पूछा जाता कि आपको इस लाइन का इक्वेशन भी लिखना है, तो इक्वेशन कैसे लिखते थे? और स्लोप आपको गिवन है। सपोज करो स्लोप जो आपने यहाँ पे निकाला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे क्या, कौन से लेटर से? एम से, ये याद होगा। तो स्लोप को आपने निकाला, यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब मेरे को इस लाइन का इक्वेशन भी बताइए। तो क्योंकि ये दो पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्म एक हुआ करता था, आप उससे निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है 1 पॉइंट स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म हुआ करता था। उसमें क्या होता था इक्वेशन ऑफ द लाइन? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसको बोलते थे स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब एक तो आपको स्लोप का वैल्यू चाहिए, जो भी आपको स्लोप का वैल्यू आंसर में दिया वो निकाल लेना। दूसरा आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए, कोई सा भी एक पॉइंट, सपोज करो x1 y1। तो आपका है ना, दो रिक्वायरमेंट होता था। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है। तो इसके मदद से आप क्या निकाल सकते थे? इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक, इसके बाद और भी बहुत सारा फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म था, बहुत कुछ था, लेकिन हम लोग को दिमाग लगाना है, हमें ये वाला पार्ट याद रखना है। ठीक, क्यों? हमें जो टॉपिक मिलेगा, हमें जो क्वेश्चंस आएंगे, टैंजेंट और नॉर्मल्स का इक्वेशन निकालने भी बोला जाएगा। तो इक्वेशन निकालने में कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग? यही वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसको बोलते थे। ठीक, पॉइंट नंबर 2। आगे चलो, थर्ड पॉइंट। अगर if two lines are parallel, if two lines are parallel, then
बताइए सर, याद है ये पॉइंट? अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप कैसा होता था? तो आपके सामने सपोज करो दो लाइन है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। इसका स्लोप आप डिनोट कर रहे हैं M1 से और इसका स्लोप आप डिनोट कर रहे हैं M2 से। तो इनका स्लोप कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर equal. That means M1 should be equals to M2. पॉइंट नंबर थर्ड, ये 11th वाला पढ़ रहे बेटा, अभी आए नहीं है 12th पे। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? तो उसके स्लोप्स कैसे होते थे? नेगेटिव। एक लाइन है इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2। कैसे होता था? इनवर्स। इनवर्स से बेटर ऐसे बोलो, M1 इंटू M2 का वैल्यू क्या आता? -1। याद होना चाहिए भी। याद है? नहीं? ठीक है, याद करो। सो यूज करेंगे, सब यूज करने वाले हैं। जितना यूज कर रहे हो उतना ही पॉइंट हम लोग रिकैप भी कर रहे हैं। तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन M1 इंटू M2 निकालेंगे, उसका वैल्यू क्या आएगा? -1। 4 पॉइंट यहां पे खत्म। एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जहां पर अगर सपोज करो आपको बोल दिया जाए, इफ, ये शॉर्टकट है, 5वां नंबर लिखो। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन is given as ax plus by plus c equals to 0। तो जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो देखो, एक तो सबसे कॉमन फॉर्मेट होता था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे इसको। स्लोप दिया बस, तो यहां से तो बहुत आसानी से तुम निकाल लोगे स्लोप का वैल्यू क्या है। यहां पर y इज इक्वल टू, अगर आपको आंसर में दिया हुआ है mx प्लस सी, तो इस केस में स्लोप का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? ये जो m होगा, ये जो m होगा, कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया, अगर आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब y के आगे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली m मतलब स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। एक तरीका ये है। तो सपोज करो ये इक्वेशन है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, तो कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो चलो by को इधर ही रहने दो, बाकी सारा चीज को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -ax, और क्या हो जाएगा? प्लस सी माइनस सी हो जाएगा इधर जाके। अब यहां पर मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे b के आगे कोफिशिएंट क्या है? सॉरी, y के आगे कोफिशिएंट क्या है? b। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो b को हटाएंगे यहां से, तो ये लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -a/bx माइनस c/b। क्या इस तरीके से लिखाएगा? अब इसको और इसको कंपेयर करो, m का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे m जो है, यहां पर m का वैल्यू क्या है? -a/b। मतलब स्लोप का वैल्यू क्या निकल के आएगा? -a/b। तो जब कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा तो पहला तरीका कि तुम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दो, ये वाले फॉर्म में लेकर आ जाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक तरीका तो ये, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद होगा। दूसरा तरीका बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना कि स्लोप इज इक्वल्स टू -a/b निकल के आएगा। तुम चाहो कोई भी इक्वेशन, देयर विल बी क्वेश्चन इन आर एक्सरसाइज जहां पे इस फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ रहेगा, तो आप तो या तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए जो कि आपका टाइम खाएगा, टाइम बर्बाद करेगा, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए। स्लोप कैसे निकलेगा? -a/b। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और b का वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक, चलो इतना पॉइंट आप याद रखें, ये क्लास 11th वाले पार्ट का है। अब हम लोग चलते हैं 12th वाले पार्ट पे, नोट करो जल्दी से। क्या? चलो, तो ये पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ, इसको हम लोग रखते हैं छोटा करके। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग, लिखो टेंजेंस एंड नॉर्मल। तो सपोज करो अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है,
इस तरीके से आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, सपोज करो, अच्छा ग्राफ होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शन इन्वॉल्व होगा। ग्राफ अगर बना है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शन होगा, किसी फंक्शन का ही ग्राफ बनता है। तो आपने सपोज करो एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसका ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक। आपको बोला जाएगा बेटा कि इसके ना एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज करो हम लोग ये एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं P। अब P का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो इस कोऑर्डिनेट को आप बोल देते हो x1, y1, ठीक। अब इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। अगर ये ग्राफ इधर भी जा रहा है और ये ग्राफ उधर भी जा रहा है तो इसमें तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ग्राफ पे? इनफाइनाइट पॉइंट। उसमें से आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया P और बोला यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? टैंजेंट ड्रॉ करो। तो टैंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो इस तरीके से होते हुए टच करते हुए जाएगा। मेरा टच नहीं किया, और अच्छे से करवाते हैं थोड़ा। तो आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो इसको टच करते हुए इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहा है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो टच करते हुए जा रहा है और इसको बोल देते हैं दिस इज आवर टैंजेंट एट पॉइंट P। क्या बोलेंगे? दिस इज अ टैंजेंट एट पॉइंट P। अब कोई दूसरा पॉइंट लेते हो, अगर सपोज करो ये पॉइंट ले लेते हो Q, तो यहां से सेम टैंजेंट होगा कि अलग टैंजेंट होगा? अलग होगा। तो यहां से अगर आप टैंजेंट बनाना चाहोगे तो एक अलग टाइप का टैंजेंट यहां से बनेगा, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे टैंजेंट हो सकते हैं। हम लोग को कौन सा टैंजेंट चाहिए? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। द पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे P, उसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना चाहिए, x1 को y1, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि आपको इस टैंजेंट का, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या ये जो टैंजेंट आपने बनाया ये एक स्ट्रेट लाइन है? क्या ये जो टैंजेंट तुमने ड्रॉ किया है क्या ये टैंजेंट स्ट्रेट लाइन है? यस, ये तो टैंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको बोलेगा इसका इक्वेशन बताओ, कि इस टैंजेंट का या फिर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ। तो आपको इक्वेशन बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था जो हम लोग यूज करने वाले हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए एक तो पहले क्या चाहिए? स्लोप, और दूसरा क्या चाहिए? पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 तो दे दिया अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? स्लोप। बात समझ रहे हो? पॉइंट तो आपको दे देगा तभी तो वहां से टैंजेंट बन रहा होगा। तो आपको अब स्लोप निकालना होगा। अब स्लोप निकालने का तरीका क्या है? या तो यहाँ का थीटा का वैल्यू निकालो और उसका टैन थीटा निकालते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे देता है x2, y2। तो अगर आपको दो पॉइंट पता है तो भी स्लोप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अगर ये तरीका हो तो सही, लेकिन अब सपोज करो ये पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, ना एंगल दिया है ना पॉइंट दिया है, तब कैसे निकालोगे स्लोप? तो उसका निकालने का तरीका होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल्स टू dy by dx। स्लोप ऑफ द टैंजेंट विल बी इक्वल टू dy by dx। अभी जो dy by dx निकालोगे, यहां पे जो आपने y फंक्शन रखा है ये y का वैल्यू आपको कहां से मिल रहा है? ये जो फंक्शन, जो भी ग्राफ बन रहा है ना, इसका जो भी इक्वेशन होगा वहां से आपको किसका वैल्यू मिलेगा? y का वैल्यू। तो आपको क्या करना है? इस स्ट्रेट लाइन का टॉपिक का नाम क्या है? AOD। AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं हम लोग और dy by dx को निकाल ले रहे हैं, ठीक है। dy by dx आपको क्या निकाल के दे रहा है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब तुमको ये जो टैंजेंट है इस ग्राफ को हर जगह टच कर रहा है कि किसी स्पेशल पॉइंट पे टच कर रहा है? किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है P। तो आपको इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? अब आपको ना यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने निकाला है dy by dx, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देना है x1 और y का वैल्यू पुट कर देना है y1। जो भी यहां पर आपको x का और y का वैल्यू दिया हुआ होगा उस वैल्यू को, जो भी इसका आंसर निकलेगा, dy by dx का कुछ तो आंसर निकलेगा ना, x स्क्वायर प्लस 4 आ गया सपोज करो, तो वहां पर जो भी ये x1 का वैल्यू होगा और जो y1 का वैल्यू होगा उसको डाल दोगे तो आपको एक फिक्स कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी कांस्टेंट मत लिखो, बाद में लिखवाएंगे, ठीक। अब यहां से आपको मिल गया स्लोप, यहां से आपको क्वेश्चन में मिल गया है स्लोप का वैल्यू, दैट इज यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अब अपने को m चाहिए था, m मिल चुका है, ये पॉइंट तो दिया हुआ ही रहेगा, तो दोनों चीज मिल गया। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट?
इसके पहले वाला पॉइंट नंबर क्या था? 6 की सब 5 था, 5, तो इसको लिख लो पॉइंट नंबर 6। 7 में आते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, अब यहां पे स्लोप निकला है, तो स्लोप का वैल्यू क्या आया है? dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लोगे? टैंजेंट निकाल लोगे। डन। तो ये हम लोग का पहला पार्ट कि टैंजेंट को कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप चाहिए होगा आपको, पहला चीज, और दूसरा फिर उसका इक्वेशन बनाना आसान है। अब टैंजेंट के बाद आता है बेटा नॉर्मल। नाउ व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल समझो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से टैंजेंट गुजर रहा है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो इस टैंजेंट को ना 90 डिग्री पे कट करेगा। एक लाइन होगा जहां पे ये ऐसे करके गुजर रहा है, इसी पॉइंट पे वो जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन आप बना रहे हैं वो इस टैंजेंट को कट करेगा कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और इस लाइन को जो उसको कट कर रहा होगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। तो टैंजेंट और नॉर्मल समझ में आ गया डेफिनेशन क्या होता है। अब बताओ कि ये जो नॉर्मल है, क्या ये भी पॉइंट पी से पास कर रहा होगा? ऑब्वियसली करेगा कि नॉर्मल बनता कहां पे? उसी पॉइंट पे जहां पे ये टैंजेंट बना होगा। तो जब टैंजेंट पॉइंट पी पे है तो नॉर्मल भी कहां क्रॉस कर रहा होगा? वो भी तो पॉइंट पी को क्रॉस कर रहा होगा। तो उसके लिए भी आपको पॉइंट मिल गया कि वो कौन से पॉइंट से पास करेगा। नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट पी, क्योंकि टैंजेंट वहीं है तो वहीं से नॉर्मल भी गुजरेगा। तो नॉर्मल का ही पॉइंट पता चल गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो यहां पर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ गया है, एक स्ट्रेट लाइन है ये टैंजेंट और दूसरा स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल, और ये लोग दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर टैंजेंट का स्लोप को अगर आपने बोला m1 और नॉर्मल का स्लोप को आपने बोला m2 और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 कितना आएगा? कितना आएगा? सिंस tangent and normal are perpendicular, perpendicular का साइन है, perpendicular to each other, it implies m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आना चाहिए? -1। और अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो टैंजेंट का स्लोप निकालते हैं वो क्या निकलता है? dy बाई डी एक्स। तो यहां पर m1 की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? dy बाई डी एक्स इंटू m2 -1। या इसको थोड़ा और आसानी रखते हैं, रुको, यहां से आपसे पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, तो m2 का वैल्यू क्या होगा? -1 बाई m1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब m1 का वैल्यू क्या है? m1 का मतलब होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। m1 को क्या चीज लिखा हमने? स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो बताओ भाई, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? dy बाई डी एक्स। तो dx ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्या वैल्यू मिल गया आपको डी एक्स बाई डी वाई से? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू मिला माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आपको निकालना होगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो आपको स्लोप किसका मिल जाएगा? नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है। अब आपसे बोलेगा नॉर्मल का स्लोप मिल चुका है, ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब आप ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो मेरे को। क्या बता दोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पॉइंट नंबर 9, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसके लिए भी वो भी कौन से पॉइंट से गुजर रहा है नॉर्मल? वो भी x1 y1 से गुजर रहा है, तो यहां पे भी सेम ही लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू, स्लोप बताना बाबू, तो स्लोप तो अभी निकाला है ना तुम लोगों ने, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस x1। तो यहां हम लोगों का स्लोप भी निकल गया। चलो नोट करो जल्दी से। चलो पॉइंट नंबर 10, if two curve
क्या लिखा आप लोगों ने? इफ टू कर्व्स टच ईच अदर एट द सेम पॉइंट, तो वो कैसे पता चलेगा? सपोज करिए हमारे पास दो कर्व है, एक कर्व है ये वाला, दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और यहां पर है दूसरा कर्व इस तरीके का, इसको बोल देते हैं जी एक्स। ठीक, एक कर्व है ऊपर का, दूसरे कर्व है नीचे वाला। आपसे पूछ रहा है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हमारे पास दो कर्व है, एक कर्व है ये और दूसरा कर्व है ये, बताइए क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे? तो आपको ये निकालने बोलेगा क्वेश्चन में। तो कैसे निकालोगे? अगर ये लोग दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे वाकई में, तो बेटा ये इस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, सपोज करो इस पॉइंट को आप बोलोगे पी। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा x1 y1, या तो नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको खोजने बोलेगा कि बताओ वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये लोग टच कर रहा होगा। अब अगर बेटा यहां से लोग टच कर रहा होगा और यहां से तुम अगर एक टेंजेंट बनाते हो, सपोज करो आप यहां से एक टेंजेंट बनाते हैं, तो क्या वो टेंजेंट इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा? यस, क्योंकि इस पी पॉइंट पर अगर ये लोग दोनों टच कर रहा है तो एक टेंजेंट बनेगा, उसका भी स्लोप इसका, और दोनों का आंसर क्या देना चाहिए? सेम देना चाहिए। अब सपोज करो आपने स्लोप निकाला, ऊपर वाले कर्व का, और इसका स्लोप आता है m1। ठीक, स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। एफ एक्स दिया हुआ है, उसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स मिल गया, इसका पॉइंट जो भी x1 y1 होगा उसको पुट कर देंगे तो उसका स्लोप मिल जाएगा। तो उसका स्लोप आ गया और इसका स्लोप आया m2, दूसरे का भी निकाला आपने। अगर ये दोनों स्लोप सेम हो गए, उसका निकाला और स्लोप का वैल्यू आया 5, इसका भी स्लोप निकाला, इसका भी स्लोप का वैल्यू आया 5, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो दोनों अलग अलग कर्व हैं, ये लोग एक जगह पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है P। ठीक, तो यहां पर सिंपल लिखेंगे, इफ टू कर्व्स टच ईच अदर एट द सेम पॉइंट, अब पॉइंट का लिख लो, सपोज करो P x1 कॉमन y1, देन m1 must be equal to m2, m1 must be equals to m2। Last, if two curves cut each other, if two curves cut each other, इस वर्ड को अच्छे से लिखना, ऑर्थोगोनली। Now what do we mean by cutting each other orthogonally? सपोज करो बेटा कि एक ना इस तरीके से कर्व बना हुआ है, ठीक है, एक कर्व है हमारे पास इस तरीके सा, और इसका आपको इक्वेशन दिया होगा, सपोज करो दिस इज एफ एक्स। ठीक, अब इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज करो इसी पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट P, x1 कॉमन x1 कॉमा y1, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरा कर्व है, अच्छा से नहीं बना, एक दूसरा कर्व है जो उसको इस तरीके से कट कर रहा है। ठीक, अब अगर तुम पहले वाले कर्व का एक बनाते हो इस पॉइंट P पे, पहला वाला कर्व है fx और दूसरा वाला कर्व है सपोज करो gx। अब ना तुम क्या करोगे, fx वाले कर्व पे एक टेंजेंट बनाते हो पॉइंट P पे, तो fx के लिए बना रहे हो, ये है पॉइंट P, तो इस तरीके से टेंजेंट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट बनेगा। अब आप जो दूसरा वाला कर्व है gx, उसके लिए भी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाते हो, तो उसके लिए तो ऑलरेडी बना हुआ टेंजेंट, चलो फिर से बना देते हैं इस तरीके से, क्या टेंजेंट बनेगा उसका? ये कौन सा बनाया इस बार? gx वाले कर्व के लिए बनाया है। अब देखो बेटा, ये जो तुमने टेंजेंट बनाया है दोनों, क्या ये एक दूसरे के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐसे कर्व्स को जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। दो कर्व है हमारे पास, एक है fx और दूसरा कर्व है हमारे पास gx, इसका अपना अपना इक्वेशन होगा कुछ ना कुछ, और अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर दे तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं।
ठीक है। इफ टू कर्व्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं कर्व्स आर कटिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली। ठीक, तो कट कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि कैसे। तो ग्राफ थोड़ी बनाओगे, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे क्या? नहीं। तो आप लोगों को कैसे प्रूफ करना होगा? आप बोलेंगे कि सर इसका ना स्लोप ले लेते हैं, एफ एक्स का स्लोप मानते हैं हम लोग, क्या होगा? m1। और ये जो कर्व है मेरा gx, इसका स्लोप क्या होगा? इसका जो स्लोप होगा वो होगा m2। कौन से पॉइंट पे? पर्टिकुलर पॉइंट पे, p पे। अब बताओ बेटा, ये दोनों जब एक दूसरे का 90 डिग्री पर है तो एक टैंजेंट होगा तो दूसरा नॉर्मल होगा। अगर आप इसको टैंजेंट लेते हैं तो ये वाला नॉर्मल है, अगर आप इसको टैंजेंट मानते हैं तो ये वाला नॉर्मल है। मतलब इन दोनों का स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा -1। अगर ऐसा हुआ कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि बताइए कि जो दो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अगर आपने उसका स्लोप निकाला m1 निकाला पहले, ठीक है, आपने फिर उसका स्लोप निकाला m2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर आ गया कितना? -1, तो आप क्या बोलेंगे? यस, एट दिस पॉइंट P, जहां पे कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, एट दिस पॉइंट P दीज कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। और एक पॉइंट है, इफ tangent is parallel to x axis then पॉइंट नंबर 12। अब देखो एक्स वाई एक्सिस बना हुआ है। अच्छा अभी लिख रहे हो क्या? लिख लिया। अब अपने सामने एक्स वाई एक्सिस बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और बोल दिया कि जो टैंजेंट आपने बनाया किसी भी कर्व का बनाया होगा, सपोज करो इस तरीके का कर्व है और यहां पर इस पॉइंट पे आपने इस तरीके का टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा पहले एक्स एक्सिस वाला केस लेना। हमारे पास इस तरीके का कर्व है, ठीक। अब यहां पर आपने इस तरीके का एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है एट पॉइंट पी पे, ठीक। अब ये जो टैंजेंट आपने ड्रॉ किया, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा? 0। बताओ tan 0 का वैल्यू क्या होता है? tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो अगर आपने इसका स्लोप निकाला, स्लोप निकालना हम लोग कैसे सीखे? जो भी कर्व दिया हुआ होगा बेटा उसका dy बाई dx निकाल देंगे तो स्लोप मिल जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट P पे। जब भी आप इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ में तो कोई एंगल बना ही नहीं रहा है। जब एंगल नहीं बनता तो बोलते हैं 0 एंगल बन रहा है। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक, तो अगर आपको dy बाई dx आपने निकाला और उसका वैल्यू आ गया क्या? 0, तो आप क्या बोलेंगे? दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, सिमिलर केस आता है वाई एक्सिस के साथ में। लास्ट पॉइंट, इफ tangent is parallel to y axis then अब इस बार आपने बनाया है, सपोज करो इस तरीके का कर्व है आपके पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट P से आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। बताइए सर, अब आपने क्या किया है? इस तरीके का कर्व बनाया, ऐसा तरीके का कर्व बन रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपने एक टैंजेंट बना दिया और ये टैंजेंट आपको दिख रहा है अभी फिलहाल, तो दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है टैंजेंट वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? दिस इज 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको अलग वर्ड में इंफिनिटी भी बोलते हैं। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जा सकता, या फिर इंफिनिटी बोलते हैं।
तो अगर आपने इस टैंजेंट का dy बाई dx निकाला, dy बाई dx निकाला, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी बोलो या फिर नॉट डिफाइन बोलो, ठीक। बेटा यहाँ पे ये सेकंड केस पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर में एक्स एक्सिस था, क्या पूछा? यही डाउट है, ऊपर में एक्स एक्सिस था, अभी वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक। अब जब तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं, तो तुमने dy बाई dx निकाला और उसका वैल्यू क्या आ गया? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तब तुम आंसर दे पाओगे कभी? इन्फिनिटी आंसर में आता है क्या कभी भी? आंसर में तो आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, आपको पता है ना इन्फिनिटी का तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0। 1 बाई नॉट इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहां पर dy बाई dx आया, ये इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो dx ऊपर भेज दो, dy का नीचे भेज दो, तो ये भी 1 बाई इन्फिनिटी होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि टैंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं, इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? dx बाई dy निकालना पड़ेगा और देखना होगा कि वो 0 आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि टैंजेंट बनाओ और टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कैसे बताओगे? इफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, तब वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। इफ dx बाई dy इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट खत्म। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब अप्लाई करते करते सारा बाकी का जो टॉपिक बचा हुआ ऐसे ही सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। पहले आपको स्लोप ही बताना है। तो सबसे पहले वाले में आते हैं, y का वैल्यू दिया हुआ है ये, और जो पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा p का क्या वैल्यू दिया हुआ है बताओ? x इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? जब कुछ नहीं दिया तो 0 मानेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट, अब इसका ग्राफ बनाओ बेटा। तो देखो इसका ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि मान ले ये ग्राफ होगा ऐसे करके, इस तरीके से टैंजेंट बन रहा है, ठीक। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 4, y का कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, तो क्या मान लेंगे फिर हम लोग? 0 मान लेंगे। या हो सकता है यहाँ जरूरत ही नहीं पड़े y का, देखना यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगा y का वैल्यू का। बताओ भाई, स्लोप निकालना है। dy बाई dx 3x का पावर 4 क्या हो जाएगा? 12x क्यूब माइनस 4x, 4x का डिफरेंशिएशन -4, तो dy बाई dx निकल गया। अब इसका रैंडम वैल्यू ऐसे करके छोड़ोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालना है? पर्टिकुलर पॉइंट, और पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू 4। तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 पे निकालना है, तो 12 इंटू 4 का क्यूब -4, तो 4 4 16 64 -4। बताओ भाई इसका वैल्यू 640 764। तो स्लोप निकालने बोला था, निकल गया स्लोप। अब स्लोप का एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे ही करके आगे जितना भी हम लोग स्लोप निकालेंगे, अगर इसका इक्वेशन निकालने बोलता तो वो भी निकाल लेते, लेकिन उसके लिए y का वैल्यू चाहिए, हमें पता नहीं है अभी। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, ये वाला यहां पे बोल रहा है ये रहा आपका इक्वेशन। कौन सा फॉर्म है बाबू? ये कौन सा फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है? वेरी गुड, दिस इज इम्प्लिसिट फॉर्म। तो सेकंड वाला में आ जाओ, स्लोप का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू, अच्छा पॉइंट को देखो इस बार पूरा कंप्लीट दिया है, तो सेकंड वाला में dy बाई dx लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। dy बाई dx कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2y, 2x चला गया उधर, -2x, तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया -2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y। तो स्लोप का वैल्यू आ गया। अब अपने को पॉइंट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? पॉइंट दिया हुआ है 1,1 पे,
तो यहाँ पे लिख देंगे dy by dx at x equals to 1 and y equals to 1 is equals to, तो ऊपर में आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। तो स्लोप निकालने बोला गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम लोगों ने निकाल लिया -2/5। आसान है इसका बेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप अपने से करेंगे, थर्ड वाला। ये इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट आपको कौन सा दिया हुआ है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। तो बस एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो वाई का वैल्यू 0 मानेंगे, क्योंकि यहाँ वाई का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड नंबर यहाँ बोलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dy by dx पहले निकालोगे, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। फिर चलो पहला वाला निकालते हैं, बाकी पहला वाला निकाले कि दूसरा वाला निकाले, दूसरा। चलो सेकंड वाला निकालते हैं। तो dy by dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 × 2 ये 4x प्लस 3 e to the power x। This implies dy by dx at x equals to 0। तो 4 × 0 प्लस 3 × e का पावर 0, तो हो गया 0 + 3, तो ये आ गया 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1 by dy by dx। बहुत आसान। सेकेंड फर्स्ट वाला अपने से कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट। बाबू ध्यान से देखो, इस बार क्या निकालने बोला है, पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये आपको कर्व दे दिया है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाबू जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy by dx का वैल्यू क्या हो जाता है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो dy by dx कितना आएगा, 0 -1/3। सेकेंड वाला पार्ट बनाया ना हम लोग, मैच करके देख ले क्या हुआ। अच्छा उसका पावर 0 मिल गया, कोई बात नहीं। चलो तो जब भी हम लोगों को पैरेलल टू एक्स एक्सिस का केस है तो टेंजेंट का वैल्यू क्या आएगा, dy by dx आएगा 0। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का वैल्यू है हमारे पास 2x - 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, it implies dy by dx will be equals to 0। that means 2x - 2 is equals to 0। 2 कॉमन ले लो या मत लो अभी, 2x is equals to 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे बोल रहा है पॉइंट बताना, तो पॉइंट के लिए खाली x कोऑर्डिनेट निकालोगे कि y का भी वैल्यू निकालोगे, y का भी निकालेंगे। when x is equals to 1, y is equals to, पुट कर दो इक्वेशन में, 1 का स्क्वायर -2 × 1 -2 × 1 प्लस 3, तो 1 - 2 + 3, 3 और 1 4 और -2 2। Hence the point is 1, 2। ओके, ऑलवेज मेक श्योर कि क्वेश्चन में मांगा क्या है। अगर ये आपको बेटा समझ में आ गया, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन थे उसमें भी यही ट्रबल होता था कि पता करना कि एक्चुअली मांगा क्या है, और जो भी मांगा है और जो भी गिवन कंडीशन है क्वेश्चन वो क्या है, ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ यार, ये स्लोप मांग रहा है तेरे से। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 10। तो बहुत आसान है, dy by dx निकालना है। कैसे करोगे भाई इसको डिफरेंशिएट, x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। कौन सा रूल लगाओगे, कोएफिशिएंट रूल। चलो कोएफिशिएंट रूल लगाओ, dy by dx x - 2 का होल स्क्वायर
पहले x माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा 1 इंटू एक्स माइनस टू माइनस, इस बार x माइनस वन छोड़ देंगे, इंटू 1। तो ये आ गया x माइनस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस टू प्लस वन, तो ये आ गया माइनस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, आ गया स्लोप ऑफ टैंजेंट is equals to dy by dx when x is equals to 10। तो भाई 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1/64। इजी। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द टैंजेंट्स, देखो यहां पे क्या लिखा है, एक टैंजेंट है कि दो, एक है कि दो, दो होगा टैंजेंट्स, या दो से ज्यादा भी हो सकता है। टैंजेंट्स टू द कर्व, ये कर्व है आपके सामने, एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो बेटा ये जो कर्व बन रहा है, आपको दो पॉइंट पे टैंजेंट बनाना है। एक पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल्स टू 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल्स टू -2। और आपको शो करना है कि जो इस पॉइंट से टैंजेंट बनेगा और जो इस पॉइंट से बनेगा वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। टैंजेंट्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनका स्लोप इक्वल होता है। तो आपको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, और उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। चलो तो पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो इस यहां पे निकालोगे dy बाई dx, तो इसका वैल्यू आएगा 7 3 ज़ा 21 एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2, 22 इंटू 2 का स्क्वायर, 22 इंटू 4, तो वैल्यू कितना आया, वैल्यू कितना आया 84। ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, तो स्लोप कितना निकलेगा, -2 रखना है इस बार, तो 21 इंटू एक्स का स्क्वायर, यहां भी वैल्यू क्या आ गया 84। स्लोप दोनों पॉइंट पे इक्वल आ रहा है। सिंस स्लोप्स आर इक्वल, since slopes are equal at x equals to 2, at x equals to 2 and x equals to -2, the tangents are parallel, tangents are parallel। ठीक है, आसान है, समझ में आ गया ना, क्यों मार्क्स नहीं गंवाना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो बाबू इस बार ये कर्व दिया है आपको, एट विच द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो dy बाई dx कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या 0 आना चाहिए, dx बाई dy 0 आना चाहिए। तो पहले dy बाई dx निकालते हैं, पहले फर्स्ट केस पे आते हैं। आपको पॉइंट बताना, पॉइंट खोज के निकालना है, ठीक है। चलो dy बाई dx पहला वाला केस पे, सिंस tangents are parallel to x axis, dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 0। चलो dy बाई dx निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 25 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इम्प्लिसिट है यहाँ पे भी, सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पे 2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, ये बचेगा x प्लस 4 y बाई 25 dy बाई dx इक्वल्स टू 4।
माइनस एक्स बाई फोर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 25 ऊपर, 25x डिवाइडेड बाई 4y। अच्छा यहाँ पे क्या करना ना, ये इम्प्लिसिट का केस है, तो यहाँ पर पहले ना बेटा लाइन लिखना, डिफरेंशिएटिंग इसके ऊपर में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 डाला हुआ है, तो पहले हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला एक्चुअल में, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक। अब यहां पर क्योंकि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होना कितना चाहिए, इक्वल्स टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से। दिस इंप्लाइज माइनस 25x डिवाइडेड बाई 4y शुड बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 25x इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, तो यहां पे x का वैल्यू आ गया 0। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन वी गेट, चलो भाई, तो ये आ गया 0 भाई 4, ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 5, ठीक है। आज तुम लोग जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू आ गया प्लस 5 एंड माइनस 5, हेंस लास्ट में लिख लो, हेंस points at which tangent is parallel, यहां पे लिख लेना तुम लोग, tangent is parallel to x axis are 0, प्लस 5 and 0, माइनस 5। लाइन पूरा कंप्लीट करोगे। Hence the points at which tangent are parallel to x axis are 0, 5 and 0, minus 5। ठीक इसका उल्टा होगा इसके बाद वाला केस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हो गया। बेटा एक बात बताओ, जब सेकेंड केस पे आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो वही रहेगा, तो उसको रहने देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा आंसर में निकला है, दैट इज माइनस 25x डिवाइडेड बाई 4y। बताओ, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस का केस आता है तो क्या होता है, सिंस, अच्छा एक बात बताओ, डी वाई बाई डी एक्स ये है, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, 4y बाई माइनस 4y डिवाइडेड बाई 25x। सिंस tangents are parallel to y axis, this implies dx by dy will be equals to 0। dx by dy मतलब माइनस 4y 25x इक्वल्स टू 0, तो इस बार y का वैल्यू क्या आएगा, इस बार y का वैल्यू क्या आएगा 0, इसके पहले में x का वैल्यू 0 आया था। पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन, putting y equals to 0, we get x square by 4 plus 0 by 25
इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा जो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया +-2। फिर लिखो हेंस द पॉइंट्स एट विच, यहां पे लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स एट विच tangents आर पैरेलल टू y एक्सिस आर 2, 0 एंड -2, 0। ठीक, चलो तो आज हम लोग क्लास में यहीं पर रुक रहे, अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डन। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, होमवर्क नोट करो। होमवर्क है आज की क्लास में आप, अच्छा इसके जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इवन बेटर क्वेश्चन देन द जो एक्सरसाइज में है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 10 तक आपको बनाना है, ठीक है, और सॉल्व करना उसको, हवा में मत उड़ा देना, सॉल्व करना, और जो डिफरेंट लगेगा उस पर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में।